अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। एक बार फिर से सियासी गर्मा गर्मी बढ़ रही है। अपोजिशन फिर से सड़कों पर आने का इशारा दे रही है और एक दफा फिर से बड़े बड़े फैसलों का दावा कर रही है। आज पीडीएम का तवील सरबराही इजलास हुआ और फिर मौलाना फजल रहमान ने ऐलान किया कि 6 दिसंबर को फिर सरबराही इजलास होगा, जिसमें पार्टियां अपनी अपनी मुशावरत करने के बाद पीडीएम के प्लेटफॉर्म से हतमी फैसला करेंगी। मौलाना फजल रहमान ने जस्टिस साकिब निसार की मुबैना ऑडियो और जस्टिस राना शमीम के बयान हल्फी के हवाले से कहा कि अपने घर से गवाहियों के बाद अदालत की आज़ादी और खुद मुख्तारी पर सवालात उठे हैं। हाल ही में गिलगित बल्तिस्तान से राना शमीम साहब का बयान हल्फी और अब जो कल परसों साकिब निसार साहब का ऑडियो आ चुका है, आप बताएं, हम अदालत का एहतराम भी करें, हम जज साहिबान को अपने आंखों पर भी बिठाएं। इन अपने घर की गवाहियाँ इस हवाले से उनकी आज़ादी और खुद मुख्तारी पर जो सवालात उठे हैं, हम बड़े दुखी दिल के साथ ये समझते हैं ये एतमाद उन्होंने अपने किरदार की बुनियाद पर बहाल करना होगा। जो साजिशें माजी में एक मुंतखब वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ आश्कारा हुई हैं, चाहे उसका ताल्लुक़ मियां नवाज शरीफ साहब के साथ हो या उनके पार्टी के दूसरे लोग या दूसरी जमातों के दूसरे रहनुमाओं के हवाले से हो, ये मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश है, असल में किसी फ़र्द के ख़िलाफ़ नहीं। इस मामले में हुकूमत और पीडीएम आमने सामने आ गई हैं, एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, सवालात उठ रहे हैं कि साबिक चीफ जस्टिस की मुबैना ऑडियो रिकॉर्डिंग की तहकीकात होंगी या नहीं। हुकूमत इसे नून लीग की साजिश करार दे रही है। आज काबीना इजलास में भी इस हवाले से बात हुई। काबीना इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग में वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने इल्ज़ाम लगाया कि नून लीग अदलिया को दबाव में लाना चाह रही है। ये पहला मौका नहीं है कि नून लीग की तरफ से इस तरह की जो वीडियोस जारी की जाएं और इसका वाहिद मकसद ये है कि जुडिशरी को आप दबाव में लेके आए। ये एक इनका पहले ख्याल ये था जब इन्होंने मैं मुझे क्यों निकाला की मुहिम शुरू की थी कि इससे शायद जो फ़ौज में जर्नल हैं वो दबाव में आ जाएंगे, और अब जब केसेस चलने शुरू होते हैं तो ये इस तरह के मुहिम चलाई जाती है कि शायद जजेस दबाव में आ जाएं। मुझे उम्मीद है कि जुडिशरी इस दबाव को मुस्तरद करेगी। जबकि नून लीग का मौक़िफ़ है कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज की सज़ाएं ख़त्म की जाएं। नून लीग के रहनुमा और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने नवाज शरीफ और मरियम नवाज को सज़ाएं दिलवाईं। कोई नहीं कह सकता कि वो आवाज़ साबिक चीफ जस्टिस की नहीं, कम अज़ कम अब तो सज़ा ख़त्म कर दें। एक साबिक चीफ जस्टिस की ऑडियो आई है, एक नॉन जर्नलिस्ट ने अवाम के सामने रखी है। आज तक कोई ये नहीं कह सका कि उस ऑडियो की आवाज़ चीफ जस्टिस की नहीं है। मेरा इस ऑडियो से कोई ताल्लुक नहीं है, ना ही मैं ताल्लुक बनाना चाहता हूँ। हुकूमत इसे रिश्ता कायम करना चाहती है कि ये ऑडियो गलत है। जो चीफ जस्टिस ने सजा दिलवाई, अदालत में मुदाखलत करके नवाज शरीफ साहब को और मरियम नवाज को, कम अज कम सजा तो खत्म करें। अगर हमने ऑडियो बनाई है, एफिडेविट बनाया है, बिल्कुल सजा दें। एफिडेविट में जो बात है वो सच्ची है तो फिर साकिब निसार साहब को सजा मिलनी है, अगर वो गलत है तो राना शमीम साहब को सजा मिलनी है। फैक्ट फोकस नामी वेबसाइट इसने स्टोरी की है, उनकी तरफ से दावा किया गया कि ऑडियो लीक की अमरीकी फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री गैरेट डिस्कवरी से फॉरेंसिक कराई गई है और गैरेट डिस्कवरी ने इस फॉरेंसिक की तस्दीक भी कर दी है और अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इस ऑडियो को किसी भी तरह से एडिट या तब्दील नहीं किया गया है। जबकि दूसरी तरफ मौक़िफ़ यह है कि ऑडियो साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की मुख्तलिफ तकारीर के हिस्सों को मिलाकर बनाई गई है। मुसलसल दावे किए जा रहे हैं, हुकूमत की तरफ से भी इल्ज़ाम तराशियाँ हो रही हैं, सवालात उठाए जा रहे हैं। एक इबहम पैदा हो गया है जिसे दूर किया जाना ज़रूरी है, क्योंकि मामला आला अदलिया से जुड़ा हुआ है। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत और उस अदालत के सबसे अहम ओहदे पर फाइज रहने वाले शख्स से मुताल्लिक है, इसलिए हक़ाइक़ सामने लाना ज़रूरी है और गैर जानिबदाराना तहकीक से हकीकत सामने आएगी। इस हवाले से आज हमने भी गैरेट डिस्कवरी से पूछा कि क्या बता सकते हैं कि अब तक आपके किए जाने वाले कितने फॉरेंसिक तज्ज़िये कामयाबी के साथ अदालतों में इस्तेमाल हो चुके हैं। दूसरा सवाल हमने पूछा, क्या आप हमें उनमें से कुछ केसेस की तफसीलात बता सकते हैं। तीसरा सवाल हमने ये पूछा कि क्या आपने फैक्ट फोकस से पहले किसी मीडिया हाउस, सहाफ़ी या न्यूज़ वेबसाइट के लिए फॉरेंसिक का काम किया है, मगर हमें उनकी तरफ से जवाब मौसूल नहीं हुआ, मगर उनकी वेबसाइट पर बहुत सी तफसीलात मौजूद हैं। पीडीएम आज फैसला क्यों नहीं कर पाई है, इतलात बहुत ज़्यादा आ रही थी। हमारे साथ हसन इकबाल साहब मौजूद हैं, उसके बाद शिबली फराज साहब भी मौजूद होंगे। हसन इकबाल साहब बहुत शुक्रिया, शिबली साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। बट पहले आपसे हसन साहब, इतनी बड़ी बड़ी खबरों चल रही थी आज कि आप दोबारा लॉन्ग मार्च का, फिर इस्तीफ़ों तक की बात कि मौलाना फजल रहमान तो चाह रहे हैं मुस्ताफ़ी हो जाएं और ज़ाहिर वो इसका इज़हार भी कर चुके हैं। क्या आप लोग नहीं माने? सरबराही इजलास था, फिर अब 6 दिसंबर को एक और सरबराही इजलास होगा, तो अपनी अपनी पार्टी में जाके फिर मुशावरत होगी, क्यों नहीं फैसला हुआ? जी देखिए, आज हमारे इजलास में जो तजावीज़ हैं उन पर गौर हुआ और उन तमाम तजावीज़ के हवाले से यही कहा गया है कि तमाम जमातें अपनी अपनी मजलिस आमला से मैंडेट लेकर आएँ
ताकि फिर जो हतमी फैसले होंगे उसके ऊपर सबकी यकसुई होगी। और असल में जो बुनियादी चीज़ है वो यही है कि PDM ने जो उसका अवामी तहरीक का और एहतजाज का प्रोग्राम है उसे जारी रखने का फैसला किया है ताकि हम अवामी दबाव भी बढ़ाते जाएं। लेकिन साथ ही साथ जो 2 डेवलपमेंट्स इम्पॉर्टेंट हुई हैं कि हुकूमत ने जिस तरह नैब ऑर्डिनेंस को जारी किया, उसको कानून की शक्ल देने की कोशिश की, और फिर जो जॉइंट सेशन के अंदर एक बहुत गैर आइनी कदम उठाया गया। शाहजेब, जो जॉइंट सेशन है आइन के अंदर उसकी जो प्रोविजन है वो ये है कि अगर कोई बिल कौमी असेंबली से पास हो और सेनेट उसे पास ना करे तो फिर आइन कहता है कि आप मुश्तरका इजलास से उसे सेनेट का मुतबादिल के तौर पे पास या मंजूर करवा सकते हैं। आइन ये इख्तियार मुश्तरका इजलास को नहीं देता कि वो एक ऐसा कानून पास कर दे कि जिसकी शक्ल ना पहले कौमी असेंबली ने देखी हो ना उसकी शक्ल सेनेट ने देखी हो। हुकूमत ने जो EVM का और इसी तरह जो ओवरसीज पाकिस्तानीज का कानून मंजूर किया है, ना वो इससे पहले इस शक्ल में कौमी असेंबली में पेश हुआ था ना सेनेट के अंदर पेश हुआ था। हुकूमत ने जॉइंट पार्लियामेंट के इजलास को एक ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन दे दी है कानून साजी की, जो कि आइन की ना मंशा है ना आइन की कोई प्रोविजन है। तो इन सारी चीजों के ऊपर हमने अपने कानूनी माहिरीन के हवाले से फैसला किया है कि हम इस चीज को कानूनी तौर पे भी लड़ेंगे, अपना सियासी लड़ेंगे। और जो मगर ये तय हुआ फिर कि आज के इजलास में आप कोई फैसला नहीं कर पाए हैं और जो कुछ होगा सड़कों पर होगा, सेनेट में या पंजाब में जो इन हाउस तब्दीली की बातें थी वो भी नहीं होंगी और आप इस्तीफे या लॉन्ग मार्च की तरफ जा सकते हैं। ये इन्हीं चीज़ों पर बात हुई आज। जी, हमारा आज ये सबका तकरीबन इत्तफाक राय था कि जो हमारा अवामी एहतजाज है उसको हमें बरकरार रखना चाहिए, बल्कि उसे मजीद तेज करना चाहिए, क्योंकि जैसे आपको मालूम है कि मुल्क बहुत तेजी के साथ मेल्ट कर रही है उसकी मईशत। और जो IMF का अब ताज़ा शराइत नामा है जो कि खालिसतन हुकूमत की नाअहली, नालायकी और नाकामियों का एक स्कोर कार्ड है कि पाकिस्तान अब स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी की सूरत में अपनी मुआशी खुद मुख्तारी को दाव पे लगाने जा रहा है, और अवाम जो कि पहले ही महंगाई में इतने दबे हुए हैं उन पे 400 अरब रुपए से ज्यादा का टैक्सों का बोझ आएगा। ये वो सारी बातें हैं जो बजट इजलास में हमने की थी और हुकूमत इनका इनकार करती थी, और अब हुकूमत की उस नाकामी का बोझ 22 करोड़ अवाम पर डलने जा रहा है, जो कि बदतरीन जो स्टेट बैंक का बिल है, ऑटोनॉमी तो स्टेट बैंक को मिलनी चाहिए। जो दूसरे एतराजात हो रहे हैं कि जी वो किसी को आंसरेबल नहीं होंगे, वो एड्रेस किए हैं और जब बिल आएगा तो वो सामने आ जाएगा। मगर ये तो फिर तय हो गया ना एहसान इकबाल साहब कि अगले साल से हुकूमत का आखिरी साल शुरू हो जाएगा अगस्त के बाद से, तो आप लोग अब इलेक्शन की तैयारी कर रहे होंगे। इस हुकूमत को गिराने का आपका कोई प्लान नहीं है, इन हाउस चेंज का, सेनेट में कुछ करने का? आप लोग सड़कों पर होंगे, एजिटेट करेंगे, हुकूमत को डिस्टेबलाइज करेंगे, मगर हुकूमत को चलने देंगे और फिर अगले इलेक्शन की तैयारी करेंगे? ऐसा शाहजेब कोई फैसला नहीं हुआ कि हुकूमत को चलने देंगे। हम सब में वहाँ पर ये एहसास भी था और सबकी ये राय भी थी कि जिस तेज़ी के साथ पाकिस्तान की मुआशी अबतरी हो रही है और जिस तेज़ी के साथ ये आइन और कानून और हमारे इदारों को उनके साथ खेल खेल रहे हैं, अगर हमने इस खेल को चलने रहने दिया तो मुल्क में इतना बड़ा आइनी इंतशार पैदा होगा और मुआशी इंतशार पैदा होगा, शायद उसे कल को फिर 1.5-2 साल के बाद कोई संभाल ना सके। लिहाजा 2022 में इंतखाबात, ऐसे इंतखाबात जो सिर्फ साफ और शफाफ ही ना हो बल्कि इसके साथ साथ वो आइन की हुक्मरानी के तहत उसकी छतरी में किए जाएं, ये सबका मंशा और मकसद है। और इसके लिए हम 2022 में आप इलेक्शन करा कैसे लेंगे? पार्लियामेंट के अंदर हुकूमत चलने नहीं देती है आपकी, जो चाहती है हुकूमत कर लेती है। पार्लियामेंट के बाहर आपके कारकुन और सपोर्टर के अलावा निकलता कौन है? अभी पेशावर में PDM का जो प्रोटेस्ट था उसमें आपके कारकुनों की तादाद के अलावा अवाम तो नहीं निकल रहे हैं। आप कहते हैं कि जी अवाम निकले, अवाम नहीं निकल रहे हैं, तो ना पार्लियामेंट के अंदर ना पार्लियामेंट के बाहर आप कुछ नहीं कर सकते हुकूमत का। देखिए, अवाम क्यों नहीं निकल रहे? क्या अवाम पर महंगाई नहीं है? तमाम प्रोग्रामों में भरपूर शिरकत कर रहे हैं और हम समझते हैं कि आने वाले दिनों में अवाम मजीद शरीक होंगे हमारे एहतजाजी प्रोग्रामों के अंदर। और इस हुकूमत को अब तो चलते रहने देने का, जैसे मैंने कहा, कि सवाल इसलिए पैदा नहीं होता कि हर महाज पे ये नाकाम हो चुकी है, और इसलिए PDM के अंदर इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि हमने इसको कोई रियायत देनी है या इसको किसी भी सतह के ऊपर मजीद बर्दाश्त करना है। साहब, मगर आपके पास प्लान कोई नहीं है इनको घर भेजने का?
पार्लियामेंट के अंदर भी नहीं, सेनेट के अंदर भी जो बात हो रही थी कि जी सेनेट चेयरमैन से शुरू करेंगे, उसका क्या करना है, कुछ नहीं है। इस्तीफे, आपको एक कंसर्न था कि हम इस्तीफे दें, बाई इलेक्शन हो और पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ आपस में मिल बांट कर लें, आपका भी वो कंसर्न होगा कि मौलाना तो इस्तीफे चाहते हैं, आपके पिछले साल वाले कंसर्न इस साल भी हैं और प्लान आपका पिछले साल वाला ही है। हमारा प्लान मौजूद है, हमारा प्लान मौजूद है। अगर हुकूमत को टेलीफोनों की मदद ना आती ज्वाइंट सेशन में तो हुकूमत तो यहीं डिफीट हो जाती और हुकूमत ने ख़त्म हो जाना था। लेकिन हमारा ये भी एक मकसद है कि हम इस तरह की जो मसनूई मदद है उसको, उसके खिलाफ भी अपना एहतजाज भरपूर तरीके से करें ताकि मुस्तकबिल में कोई टेलीफोन या SMS या व्हाट्सएप के ऊपर ये हुकूमत ना चले। मगर 20 नवंबर गुजर गया है और अवाम की मंशा के ऊपर चले। 20 नवंबर गुजर गया है, आपको अभी भी लगता है कि फोनी राब्ता, जो टेलीफोन का राब्ता है, वो मुनक़ता नहीं हुआ है? मेरा ख्याल है कि आने वाले दिनों में ये मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अब जितनी हुकूमत का IMF का पैकेज आया है, अगर ये राब्ता मुनक़ता नहीं होगा तो इस IMF पैकेज का सारा बोझ टेलीफोनों के ऊपर चला जाएगा और टेलीफोनों में इतनी, मेरा नहीं ख्याल के सकत है कि वो हुकूमत के इन गुनाहों और नाकामियों का इतना बड़ा बोझ का बंडल वो उठा सके। वैसे मुझे साथ में ये भी बता दें कि जो ज़ाहिर साकिब निसार की एक मुबैना ऑडियो लीक है, एक तरफ एफिडेविट है, सुप्रीम कोर्ट से आपका मुतालबा है कि वो सू मोटो ले और रिलीफ मिलना चाहिए केसेस में नवाज शरीफ को, मरीम नवाज को। आप खुद इरादा रखते हैं कि नून लीग के वो अदालतों से इस हवाले से रुजू करें ताकि या तो इसको एविडेंस का हिस्सा बनाएं और अदालत से खुद जाके रिलीफ मांगें? देखिए, आपने बहुत एक अहम सवाल किए शाहजेब। बात यह है कि नवाज शरीफ साहब के केसेस के हवाले से ये पहली बार नहीं है, तवातर से जस्टिस शौकत सिद्दीकी कौन थे, वो हाई कोर्ट के सीनियर जज थे, उनकी गवाही आई। उसके बाद अरशद मलिक साहब की गवाही आई, उन्होंने कहा मुझे दबाव के तहत फैसला देने पे मजबूर किया गया। फिर अदालत ने कहा कि आप इस लायक नहीं है कि आप जज रहें, लेकिन नवाज शरीफ साहब को जो आप सजा देंगे वो आप इस लायक थे कि सजा दे सकें। ये तो ऐसे मिसाल है कि आप किसी एग्जामिनर को कहें कि आप पर्चे चेक करने के अहल नहीं है, लेकिन अगर किसी को फेल कर गए तो वो ठीक फेल करके गए। फिर इसके बाद राना शमीम साहब का बयान आया और वो इसी वक्त पाकिस्तान में है और वो कहते हैं कि मैं अपने बयान के ऊपर कायम हूँ। फिर ये ऑडियो लीक आ गई जो कि तीसरे जरिए से आई है और वो जो जरिया है वो कहते हैं कि अमेरिकन एक मुस्तनद कंपनी से उसकी ऑडिट, फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट भी है। इसीलिए हम कहते हैं कि अब ये अदलिया का फर्ज है कि इन तमाम शवाहिद की रोशनी में वो इस बात का जायजा ले कि कहीं नवाज शरीफ साहब के साथ नाइंसाफी तो नहीं हुई। वैसे मगर हम तो वैसे आप खुद रुजू करेंगे क्योंकि शौकत सिद्दीकी की गवाही को बनाया ना हिसाब फाइनली मरियम ने, तो एफिडेविट हो, अरशद मलिक हो, ये ऑडियो लीक का मामला हो, खुद अदालत से रुजू करेंगे या नहीं करेंगे, या सिर्फ इस मामले पर एजिटेट ही करेंगे? नहीं, देखिए ना, ये तो अब अदालत के लिए जरूरी है कि उनके चीफ जस्टिस के हवाले से कितना तीसरे जरिए से, हमारा तो हमने तो एविडेंस नहीं दिया, हमने भी उसी तरह देखा है जैसे आपने मीडिया के अंदर देखा है। तो अब मैं समझता हूं कि अदालत की जिम्मेदारी है कि वो इसकी तहकीकात करे। हम तो ये मुतालबा कर रहे हैं कि इसकी शफाफ तहकीकात हो, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि देखिए हमारे बहसियत जमात तहफ़्फ़ुज़ात इन ऑडियो लीक्स के बगैर भी मौजूद थे। आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान की तारीख में क्या कभी हुआ है कि किसी मुकदमे के अंदर सुप्रीम कोर्ट से एक मॉनिटरिंग जज तयन किया गया हो? क्या कभी ये हुआ है कि पाकिस्तान की तारीख में कभी रोजाना की बुनियाद पे हदायत की गई हो कि एहतसाब अदालत में किस तरह केसेस चले? क्या कभी व्हाट्सएप के ऊपर GITs बनी हैं? ये वो सारे शवाहिद हैं जो कि पहले आते रहे हैं और जो बहुत से सवालात को जन्म देते रहे हैं। तो इसलिए मैं समझता हूं कि इस पूरी जो एक कंट्रोवर्सी है, इसका एक ही इलाज है कि अदालत इस पूरे मामले का एक शफाफ तौर पे जायजा ले और हकायक और जो सच है उसको कौम के सामने पेश करें। बहुत शुक्रिया हसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे। शिबली फराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शिबली फराज साहब बहुत शुक्रिया। शिबली फराज साहब, ऑपोजिशन एक दफ़ा फिर सड़कों पर आने की बात कर रही है, उसकी तरफ भी मैं आऊँगा, मगर आज काबीना का इजलास था। अब अगर ये सब झूठा है और इनकी तरफ से प्रोपेगेंडा है, चाहे ये ऑडियो लीक हो या सारे के सारे मामलात हों, तो ये अदालत से मुतालबा कर रहे हैं। आज काबीना में क्या बात हुई है? क्या हुकूमत अपने तई इरादा रखती है इस बात के फॉरेंसिक करा के से झूठा साबित करने का, या फिर अदालत से मुतालबा करने का? क्या बात हुई आज काबीना में?
देखें, बुनियादी तौर पे शाहजेब हमने यही देखा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जब भी इनके लीडर्स की कोई भी अदालती कार्रवाई करीब आती है तो इस किस्म के इश्यूज़ खड़े कर दिए जाते हैं, जिससे कि जो बुनियादी मकसद है और जो बुनियादी इशू है उस पे से तवज्जो हटाई जा सके। हमने देखा है कि इन्होंने माजी में भी इस किस्म की जो टेक्नोलॉजी के से आगे भी ये गए हैं, जिसमें कि कलिब्री फॉन्ट हो, चाहे जस्टिस कयूम हो, चाहे और जितने वो अरशद मलिक हो, इस किस्म की सारी चीज़ें, ये इनका एक पैटर्न सा बन गया है। अब असल बात क्या है, मैं आप जब ये एहसन इकबाल साहब बात कर रहे थे, मैं सुन रहा था। इसमें एक इशू ये है कि दोनों सूरतों में जो इल्ज़ाम नून लीग पे रखता है कि इन्होंने अदालतों को इस्तेमाल किया पीपल्स पार्टी के खिलाफ, या जो इल्ज़ाम अब नून लीग लगा रही है कि अदालत इस्तेमाल हुई उनके खिलाफ, दोनों सूरतों में अदालतों पर इल्ज़ाम लग रहा है। उसलिए लाजमी नहीं है कि इसकी तहकीकात या तो हुकूमत करा ले किसी इम्पार्शियल तरीके से, ताकि ये झूठे साबित हो, और सब साबित हो जाएगा अगर ये झूठ बोल रहे हैं और ये सब झूठ है, या अदालत करा ले। देखिए शाहजेब, बात ये है कि हमें एक बात की समझ, कम से कम मुझे इस बात की समझ नहीं आती है कि देखें, इनका तरीका यही है कि ये इदारों को उनके गिर्द सवालिया निशान उठाएं। अब उससे होता ये है कि अगर हम एक तरफ की तरफदारी करने लगें तो उसमें अदालतें मुकम्मल आज़ाद हैं, लेकिन ये तो अदालत को ख़ुद चाहिए कि अगर उनकी कम्युनिटी के उनके किसी ब्रदर जज के बारे में कोई ऐसी बात हुई है तो वो उसकी सुओ मोटो नोटिस लें, बिकॉज़ ये तो देखें इदारों का अपना एक वक़ार है और वो मुल्क जो है इन अफराद नहीं चलाते हैं, वो इदारे चलाते हैं। तो जब कोई इस तरह का इदारे, हर एक इदारे ने ज़ाहिर है कि अपनी जो उसकी क्रेडिबिलिटी है उसको डिफेंड करना होता है। अगर हुकूमत एक साइड पे एक अपोजिशन पार्टी जो कि एक एलिगेशंस लगा रही है, वो उन्होंने एक ऐसा चक्कर चलाया है जिससे कि वो असल चीज़, जो असल मामला है, देखिए मैं घुमा के बात इधर ही लाता हूँ, सिंपल। देखिए जो चार्जेस थे वो दोनों एक ही थे। वो एक था इमरान खान प्राइम मिनिस्टर पे कि वो मनी ट्रेल दें अपनी, कि जी उन्होंने जो बनीगाला का घर है वो कैसे ख़रीदा था, वो उन्होंने सारा अलिफ से लेकर ये करके किस्सा ख़त्म हो गया, केस ख़त्म हुए भी, अब लोगों को भूल भी गया है। दूसरी तरफ यही सवाल किया गया था नवाज शरीफ से और मरीम नवाज से, और वो दिन देखें और आज का दिन देखें किस तरह से घन चक्कर चल रहा है, किस तरह से सिंपल सवालात का जवाब नहीं दिया जा रहा और इस मुल्क को आगे लगाए हुआ है। क्योंकि आपने वजीर आजम के सवाल का भी जिक्र कर दिया, और जिस बेंच ने उनको सादिक को अमीन करार दिया उसमें साकिब निसार साहब भी थे, और साकिब निसार साहब की क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठ रहा है। और उस ऑडियो में वो कह रहे हैं कि खान साहब को लाने की बात और नवाज शरीफ साहब को सजा देने की बात, तो आप भी समझते हैं फिर कि उस केस की भी सच्चाई सामने आ जाएगी कि हाँ जी, सारी जो सजा दी गई वो भी दुरुस्त थी, जो सजा नहीं दी गई और सादिक को अमीन करार दिया गया वो भी दुरुस्त था। तो फिर अदालत खुद नोटिस ले और इसकी तहकीकात करे और इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाए ताकि बात सही साबित हो जाए। नहीं, मैंने तो यही कहा है, लेकिन अगर आप समझते हैं कि जो इमरान खान ने जो अपने सबूत दिए थे, अपने न कि वो किसी सियासी ओहदे पे थे, स्पोर्ट्समैन थे, बताया पूरी ट्रेल, 40 साल का उन्होंने मनी ट्रेल बता दी, तो बात ख़त्म हो गई। वो तो रिकॉर्ड का हिस्सा है अदालतों की भी। नवाज शरीफ ने ये बताया है कि जो पार्लियामेंट में उन्होंने बताया कि ये है वो ज़राए, इसी तरह कोई सबूत दिया नहीं। जब कोई सबूत नहीं, इसको हमेशा सियासत के ऊपर लाया जाता है, और इस वक्त केस की कोई बात नहीं कर रहा, कोई भी बात इसकी नहीं कर रहा केस पे कि केस क्या है जिसकी वजह से उसकी पेशी आने वाली है। 16 एडजर्नमेंट्स ऑलरेडी ले चुके हैं। मगर अभी मसला यह है कि जो केस है उसको जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सस्पेंड की उनकी सजा को, मरीम नवाज साहिबा की, तो बहुत संजीदा सवालात केस के मेरिट पर उठाए थे। हाँ। तो इसी केस के ऊपर असद मिनल्ला साहब ने उठाए थे, जिसकी पिछली जो हेयरिंग हुई है उसमें भी बहुत संजीदा सवालात नैब के ऊपर उठाए गए। और फिर नैब के जो प्रोसिक्यूटर हैं उन्होंने टाइम मांगा, हालांकि नैब पहले मरीम नवाज के बकौल कह रहा था कि रोजाना की बुनियाद पर समाअत करें, उन्होंने टाइम मांगा कि मैं जवाब देने के लिए अदालत के टाइम चाहता हूं। तो अदालत में बहुत बैकफुट पर रहा नैब, चाहे वो फैसला हो सस्पेंशन का या फिर फैसला या फिर जो पिछली समाअत हुई है। नहीं, इसमें देखें बात यह है कि हमें ना नैब की जिम्मेदारी उठाने की ज़रूरत है, ना हमें अदालतों की, ना हमें इस बात की, हमें इसमें बहस में पड़ना चाहिए। ये काम है अदालतों का। लेकिन ये ज़रूर है कि सियासी, जब से अदालती इश्यूज़ को सियासत में घसीट दिया जाता है और एक ऐसी स्मोक स्क्रीन क्रिएट कर दी जाती है जिससे कि हक़ाइक़ सामने ना आए, उसमें हमेशा एडजर्नमेंट्स होती हैं। क्यों? इशू इसमें इसकी टाइमिंग देखें आप, कोई वीडियो, कभी कोई वीडियो, कभी कोई ये ऑडियो टेप्स,
ये तो इनकी एक महारत है जिसमें कि ये क्रिएट कर देते हैं एक ऐसा माहौल जिसमें कि जो असल चीज़ है वो पीछे छुप जाती है, वो शोर में गुम हो जाती है। असल चीज़ ये है कि जी सिंपल सवालात आपसे ये पूछना चाहिए इनसे कि जी आप रसीदें क्यों नहीं दे रहे, फिर मुझे की भी आवाम को भी की भी बख्शे। ठीक है शिवी साहब, मुझे फिर आखिर में ये भी बता दीजिए, अब पीडीएम दोबारा सड़कों पर आने की बात कर रही है। IMF के प्रोग्राम के तहत आपने बड़े सख्त फैसले करने हैं, महंगाई जिससे बढ़ने का इम्कान है, मुआशी सुस्त रवी का भी इम्कान है, और इत्तेहादियों को फिर मनाना है 2 बिलों के लिए जिसमें सेल्स टैक्स का इस्तेस्ना खत्म करना है और स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी का फैसला करना है। मना लेंगे ना इत्तेहादियों को, क्योंकि इस दफा शायद खुद मनाना पड़ेगा, 20 नवंबर गुजर गई है। नहीं जी, देखें ये तो बातें अब जो है तो जो सेनेट में जो हुआ उसमें ये अपनी नालायकी नहीं मानते हैं कि इनके लीडर ऑफ द अपोजिशन, इनकी जो अपोजिशन के जितने भी सरकर्दा लीडर थे वो शरीक ही नहीं हुए सेशन में, इजलास में। तो हमने तो वो इलेक्शन किसी की मदद से या किसी उस वजह से तो नहीं जीता, वो तो सामने था कि जो हाउस में लोग थे उन्होंने ही वोट किया। तो ये बात तो 12 लॉज इंशाल्लाह हम पास करेंगे। अब हमें हमारी ये जिम्मेदारी भी है और हमारी ज़रूरत भी ये है कि अनफॉर्चुनेटली हमारे जो वो है मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि टेक्नोलॉजी लाई जाए कि एक ही दफ़ा इलेक्शन साफ शफाफ हो, कि ये इस किस्म का जो एक बना होता है हर रोज़ हर हुकूमत को, चाहे नून की हुकूमत हो, पीपल्स पार्टी की, हम सब की। अब ये कहते हैं जी ऐसा इकबाल साहब कह रहे थे कि इलेक्शन करा दें 2000, भाई कौन कराएगा इलेक्शन, वो कौन इंश्योर करेगा? वो इलेक्शन ये मानेंगे जिसमें सिर्फ ये जीते, जिस तरह के मुकदमे यही वही जज मानते हैं, ये जज मानते हैं जिसमें कि। बहुत शुक्रिया शफीक फराज साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, एक और आम बात करेंगे। IMF प्रोग्राम की बहाली के लिए स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होने के बाद भी मईशत के हवाले से गैर यकीनी की सूरत हाल बरकरार है। महंगाई डबल डिजिट पे जाने और शरह सूद में मजीद इजाफे के खदशात के साथ साथ मुआशी सुस्त रवी के खतरात पैदा हो गए हैं। गुज़िश्ता जुमे स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1.5% इजाफा करके पॉलिसी रेट को 8.75% किया, तो आज 1 साल की मुद्दत के लिए कायबोर 19 महीने के बाद पहली दफा 11% से ऊपर चला गया है। यानी मार्केट में शरह सूद में मजीद इजाफे की तवक्कात हैं जुमे को मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंसमेंट के बाद। स्टॉक मार्केट में आज भी शदीद मंदी हुई। कल मार्केट में 750 पॉइंट्स की मंदी हुई थी और आज मजीद 800 पॉइंट्स की मंदी देखी गई। पाकिस्तान के लिए IMF प्रोग्राम की बहाली के लिए IMF की बोर्ड मीटिंग जनवरी में होगी और मार्केट में खदशात हैं कि इन 2 माह में हुकूमत ने IMF प्रोग्राम की बहाली के लिए जिन इक़दामात का वादा किया है उसमें उसे मुश्किल हो सकती है। स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी और 350 अरब रुपए के मुख्तलिफ टैक्स इस्तेस्ना खत्म करने के लिए जो कानून साजी दरकार होगी, उसके लिए हुकूमत को अपने इत्तेहादियों को एक दफ़ा फिर मनाना होगा और इस दफ़ा शायद खुद मनाना होगा, क्योंकि आज द न्यूज़ में मेहताब हैदर की खबर के मुताबिक IMF ने सिर्फ ये शर्त नहीं रखी है कि स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी बिल और सेल्स टैक्स इस्तेस्ना खत्म कराने के लिए सप्लीमेंट्री टैक्स लॉ को पार्लियामेंट में पेश किया जाए, बल्कि शर्त यह है कि इन कवानीन की IMF की जनवरी में होने वाली बोर्ड मीटिंग से पहले मंजूरी भी कराई जाए। यानी कि हर हाल में मंजूरी करानी है, फिर ही IMF का बोर्ड मंजूरी देगा पाकिस्तान के लिए IMF के प्रोग्राम की। इसके साथ साथ पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी में इजाफा करना होगा ताकि 350 अरब रुपए से ज़्यादा इकट्ठे हो सकें। मार्केट में स्टेट बैंक की तरफ से शरह सूद में मज़ीद इजाफे के खदशात भी हैं। हुकूमत ने IMF से तरक्याती बजट 200 अरब रुपए से कम करने और टैक्स हदफ को 5800 अरब रुपए से बढ़ाकर 6100 अरब रुपए करने पर इत्तफाक किया है और शौकत तरीन साहब कॉन्फिडेंट हैं, पूरे एतमाद हैं कि 6100 अरब रुपए आसानी से हदफ हासिल हो जाएगा। यानी टैक्स इक़दाम के जरिए और आमदनी में इजाफे और अखराजात की कमी के जरिए टोटल 800 अरब रुपए की गुंजाइश हुकूमत ने पैदा करनी है। हुकूमत पूरे एतमाद है कि वो ऐसा करने में कामयाब हो जाएगी, मगर मार्केट्स में अदम एतमाद और गैर यकीनी की सूरत हाल है। इस सब पर बात करेंगे माहिर मईशत अकबर ज़ैदी साहब और हमारे साथ आरिफ हबीब साहब मौजूद। आरिफ हबीब साहब बहुत शुक्रिया, अकबर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। आरिफ साहब, ज़ाहिर 2 अनाउंसमेंट्स थी जो कि मार्केट को चाहिए थी, तमाम मार्केट्स को चाहिए थी। एक था कि जी किसी भी तरीके से IMF का प्रोग्राम की बहाली की खबर आ जाए कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया है, वो खबर आ गई। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंसमेंट जल्दी रख दी कि कोई अनसर्टेनिटी की फिजा खत्म हो, मगर हमें नजर आ रहा है कि शरह सूद के हवाले से भी गैर यकीनी की सूरत हाल है। डॉलर भी रुपए के मुकाबले में ऊपर नीचे हो रहा है, साथ ही मार्केट में 2 दिन में 1500 पॉइंट से ज्यादा की मंदी। क्या वजह है कि जो एक सर्टेनिटी की तवक्का की गई थी कि यकीनी सूरत हाल आएगी, वो नहीं आ रही है? जी, आई थिंक ये जो मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट में कुछ इस किस्म की बात भी जो है वो ऐसा इंडिकेशन आया कि नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी भी जो है वो कहीं फर्दर टाइटनिंग हो सकती है। तो वो अभी लोगों के जहनों में वो डर जो है वो है और उसकी वजह से और ख़ास तौर पे जो है ये मार्केट एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा जो है वो एक तो पॉलिसी रेट बढ़ गया
और फिर उसके बाद ये काइबोर जो है वो बढ़ रहा है, तो उसमें जाहिर है इससे लोगों में ये फियर है कि ये इंडस्ट्रियल एक्टिविटी जो है वो उसमें कमी आएगी, और उसमें कमी आएगी तो फिर ये कि तमाम जो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड सेक्टर्स हैं उनको हिट पड़ेगी। सर मगर क्योंकि आप फाइनेंशियल सेक्टर के साथ साथ इंडस्ट्री से भी वाबस्ता हैं, अब अगर शरह सूद में ज़्यादा और इजाफे की तवक्कात की जा रही हैं पहले ही, तो आपको लग रहा है हम जो मुआशी तरक्की है उससे मुआशी इस्तेहकाम की तरफ जाएंगे या कहीं मुआशी सुस्त रवि की तरफ ना चले जाएं? ये वाले खतरात पैदा हो गए हैं फौरन ही। आई थिंक ये मुझे ही लग रहा है कि शायद इसको नहीं देखा गया इस चीज को कि रीजन में, शाहज़ेब भाई मैं देख रहा था कि तमाम कंट्रीज में जो है रियल इंटरेस्ट रेट नेगेटिव है, चाहे वो इंडिया हो, बांग्लादेश हो, थाईलैंड हो, इनमें तो 4% और थाईलैंड में 2% जो है पॉलिसी रेट है। और भी आप बहुत सारे ममालिक को 10-12 ममालिक की मैं लिस्ट देख रहा था, सब पे जो है रियल इंटरेस्ट रेट नेगेटिव है। हम आई डोंट नो हमने ये पॉलिसी क्यों रखी है कि हम उस तरफ वो कह रहे हैं कि हम रियल इंटरेस्ट रेट पॉजिटिविटी की तरफ जो है वो जाना चाहते हैं। तो ये स्टेटमेंट ने भी जरा मार्केट्स के सेंटिमेंट को जो है वो डिस्टर्ब किया है। मुझे नहीं लगता कि ये वक्त है, शायद आई बिलीव कि ये कोई IMF की जो है वो डिजायर हो कि आप इसको जो है ऐसा करें और स्लो डाउन करें, या करंट अकाउंट डेफिसिट का जो है वो पैनिक हो कि ये बढ़ता जा रहा है और उसको हमें कर्व करना जो है वो ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमें डॉलर रिसोर्सेज हमारे पास बड़े लिमिटेड है। लेकिन इन्फ्लेशन तो मैं समझता हूँ कि अब इंटरनेशनल कमोडिटी मार्केट में जरा जो है वो सॉफ्ट होने लगी है। ऑयल भी जो है वो गिरा है, कोल भी गिरा है, फ्लैट स्टील की प्राइसेस भी जो है वो गिरी है। फिर हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अच्छी एक्सपेक्टेड है। आई थिंक उसकी वजह से हमारी जो फूड इंपोर्ट्स हैं उसमें भी कमी आने के चांसेस हैं, वहां में ग्रोथ भी जो है वो मिलने के चांसेस हैं। लेकिन उन प्रोस्पेक्टिव चीजों को मुझे लग रहा है कि ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने शायद इतना ज्यादा वेट नहीं दिया, और ये जो करंट अकाउंट डेफिसिट का जो बर्डन है उसको ज्यादा उन्होंने वेट दे के मैं समझता हूँ कि ये इस डिसीजन का बायस बना। अगौड़ी साहब, क्योंकि ज़ाहिर ये तो वाज़ेह तौर पर कहा जा रहा था कि पाकिस्तान के पास ऑप्शन नहीं है इसके अलावा कि वो IMF के प्रोग्राम में रहे, उसकी बहाली बहुत ज़्यादा लाजमी है। तो फिर जब बहाली लाजमी है तो शराइत मानना भी लाजमी है, और IMF ने इस दफ़ा शराइत रखी है कि जी पहले आप इकदाम करेंगे, क्योंकि माजी में आप कमिटमेंट करके पूरी नहीं कर रहे थे, तो फिर ही आपका प्रोग्राम बोर्ड मीटिंग होगी, उसके बाद बहाल करेंगे जनवरी में। तो हुकूमत के पास ऑप्शन क्या था सिवाय इसके कि सख्त निगोसिएशन करती, जो कि की, और उसके बाद जो चीज़ें मानी गई हैं वो मान ली हैं। मेरा तो ख्याल है कि इसको IMF के मुआहदे को कामयाबी कहना एक तरह का मजाक है, हमारे साथ भी, अवाम के साथ भी, क्योंकि जहाँ पे इनको 45 दिन लग गए मुज़ाकरात करते हुए, और मेरे ख्याल से ये सबसे लंबे मुज़ाकरात रहे हैं, जब हमारी हुकूमत हर तरह से कोशिश करती रही है कि जब वज़ीर ख़जाना थे और उसके बाद नहीं भी थे, शौकत तरीन लगे रहे कि ये इसमें जिसको नाम नहाद सो कॉल्ड कामयाबी कहा जाता है, तो मैं तो इसको कामयाबी नहीं समझता, क्योंकि जिस तरह की इस्लाहात IMF चाह रही है, जिस तरह की शराइत वो मंजूर करवा रही है, और ये सारी याद रखिएगा ये वो सारी शराइत हैं जो हुकूमत को करनी पड़ेंगी, उसके बाद जाके फिर मुआहदा जो है 12 जनवरी को या जनवरी में जाके होगा। तो ये कामयाबी का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा, मैं ऐसे कहूँगा कि इनकी मजबूरी थी, मुसीबत भी है, मजबूरी भी है, तो कामयाबी हरगिज़ नहीं है, क्योंकि इसके नुकसानात आवाम पर, हुकूमत पर और मईशत पे बहुत गहरे पड़ेंगे। ज़ाहिर है अब जैसे शरह सूद में इजाफे की और मज़ीद इजाफे की अब तवक्कात आ रही हैं, तो ये खतरात पैदा हो रहे हैं कि कहीं इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में पाकिस्तान में स्लो डाउन ना हो। मगर एग्रीकल्चर से अगर सपोर्ट मिलती है, कॉटन क्रॉप अच्छी आई है, तो कम से कम हम स्टेबिलिटी की तरफ ही जाएंगे, या आपको खतरात महसूस हो रहे हैं कि हम कहीं इकोनॉमिक स्लो डाउन की तरफ ना चले जाएं? ये तो इसका बहुत वाज़ेह मकसद ये है कि स्लो डाउन हो, वो बल्कि आप देखें कि इन्होंने IMF के ऐलान से पहले ही जो इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया था, और उसकी बढ़ाने की वजह यही थी, उसके बाद जाके 2 दिन बाद जाके IMF ने कहा अच्छा ठीक है, अब हम आपसे मुज़ाकरात अब ख़त्म होते हैं, अब मुआहदे की तरफ आगे बढ़ते हैं और 12 जनवरी तक देखते हैं आप क्या करेंगे। उसका बुनियादी मकसद यही है कि जिसको ये बार बार ओवर हीटिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। हैरत की बात है कि एक ऐसे मुल्क को जिसको GDP ग्रोथ 6% के करीब चाहिए, उसको कहा जा रहा है कि 4% तक भी नहीं आओ, बल्कि 3.5 आ जाओ। ये बड़ी अजीब बात है।
और वो सिर्फ देखिए, वही मैं शुरू में जो मैं कह रहा था कि ये एक अजीब, ये एक दंगल में फंस गई है हुकूमत, कि जहाँ पे ये कोशिश कर रही है कि मईशत आगे बढ़े, ये इफरात ज़र कम हो, ये जो है बेरोजगारी कम हो, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी वापस आए। उधर IMF के साथ मुआहदे के बाद इनको ये करना पड़ रहा है कि वो कह रहे हैं कि नहीं, ग्रोथ रेट कम करो क्योंकि ओवर हीटिंग हो जाएगी, क्योंकि आपके इंपोर्ट्स बहुत बढ़ जाएंगे। तो ये हर तरह से जो है ये मुश्किल में फंसते जा रहे हैं और हमें भी मुश्किल में फंसा रहे हैं। आरिफ साहब, आप बताइएगा, अगर मार्केट की एक्सपेक्टेशन है डबल डिजिट इन्फ्लेशन की और फिर डबल डिजिट शरह सूद की, तो उस सिनेरियो में जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसको आपको लग रहा है कि वो बरकरार रह पाएगी? ये करंट अकाउंट डेफिसिट को कंट्रोल करने के लिए और टूल्स भी हो सकते थे। फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना, प्राइवेटाइजेशन जो है करना, RLNG पावर प्लांट जो है वो आपको जो है वो फॉरेन एक्सचेंज दे सकता है, उसकी प्राइवेटाइजेशन, उस पर ज्यादा मेहनत करना। फिर हमारे नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी को मजीद इन्वेस्टमेंट के लिए जो है वो रागिब करना। ये 2-3 एरियाज ऐसे हैं कि जहां से आप अपने फॉरेन एक्सचेंज की पोजीशन को जो है वो बेहतर कर सकते हैं। लेकिन ये एक वो था कि उन्होंने एक बात की और उसके बाद ये इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के टूल को जो है वो इस्तेमाल किया गया, जो मैं समझता हूं कि पहले दूसरे टूल्स को इस्तेमाल करते तो वो ज्यादा बेहतर था। लेकिन जो आपका सवाल है, इससे स्लो डाउन होगा तो डेफिनेटली आई बिलीव के, और ये इनका ऑब्जेक्टिव भी यही लगता है कि ये जो हमारा जो इकोनॉमी हीटअप हो रही है और हायर जो है वो ग्रोथ रेट नजर आ रहा है, जिसकी वजह से करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा है, उसको जो है वो कुछ हद तक ब्रेक लगाना मकसूद लगता है। क्योंकि ये समझा जा रहा है, शायद पॉलिसी मेकर की नजर में ये है कि इनका जो ग्रोथ रेट का टारगेट है वो एग्रीकल्चर से हासिल हो जाएगा, क्योंकि उसमें वीट और शुगर केन की प्रोडक्शन बेहतर है, कॉटन की जो है वो प्रोडक्शन बेहतर एक्सपेक्टेड है। तो उससे वो उस पर अब डिपेंड कर रहे हैं कि हमारा ग्रोथ जो है वो उस एग्रीकल्चर से जो है हम अपना टारगेट पूरा कर रहे हैं, और बाकी ये जो एरिया है इंडस्ट्री का, उसको थोड़ा ब्रेक लगे जहां इंपोर्ट वगैरह जो है वो ज्यादा डिपेंडेंट है। अकबर साहब, जो स्टेट बैंक ने भी इस बात का जिक्र किया कि डिमांड भी एक फैक्टर है इस वक्त, और करंट अकाउंट खसारा एक बहुत बड़ा मसला है, तो अगर ये इन इकदामात से, क्योंकि हमें एक्सटर्नल सेक्टर पर हमेशा ज़्यादा बड़ा मसला पैदा हो जाता है, 1.6 अरब डॉलर का अगर पिछला करंट अकाउंट डेफिसिट है, तो आपको लगता है वहाँ पर कम से कम कुछ कमी आ जाएगी, वहाँ पर कम से कम कुछ खतरात कम हो जाएंगे? जी, मेरा तो ख्याल है कि ये खतरात अभी तक कायम हैं और ये जारी रहेंगे। अगर हमारी ग्रोथ रेट 3.5-4 के करीब उससे नीचे भी आ जाती तब भी हमारे इंपोर्ट्स बढ़ेंगे। असल मसला ये है, हमारे एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ रहे और हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स है, वो बिगड़ता जा रहा है। और अभी तक हमें ये नहीं पता, अभी तो देखें इक्तिसादी साल को शुरू हुए 4 महीने हुए, 5 महीने हुए, और ये नहीं पता कि तेल की कीमत किस तरफ जाएगी आलमी मंडी में और हमारी डिवैल्यूएशन कितनी होगी। अगर चंद दिन के लिए हमारा डॉलर रेट बेहतर हो जाता है, रुपए जरा मुस्तहकम हो जाता है क्योंकि IMF से मुआहदा हो जाता है, लेकिन फिर जनवरी फरवरी के बाद ये फिर बिगड़ने लगेगा। तो मुझे लगता है कि इसके बावजूद कि हमारी जो शरह नमू है, हमारी GDP रेट शायद थोड़ी कम हो जाए, लेकिन करंट अकाउंट डेफिसिट नहीं खत्म होगा और इफरात ज़र भी बढ़ता रहेगा। बहुत शुक्रिया, गुफ्तगू आपने सुनी। मुआशी गैर यकीनी की सूरत हाल अब तक मौजूद है, हालांकि हुकूमत की तरफ से बार बार यकीन दहानी कराने की कोशिश की जा रही है। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, कुरान पर बात करें। गुज़िश्ता हफ्ते लाहौर में जमहूरियत की मजबूत आवाज़ और मारूफ कानूनदान आसमा जहांगीर की याद में तीसरी सालाना कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई। कॉन्फ्रेंस में ज़िंदगी के तकरीबन तमाम शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। सियासतदान, जजेस, वकला और सहाफ़ियों ने अपनी राय का खुलकर इजहार किया। अदलिया की आज़ादी पर बात हुई। खुद चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और अदलिया पर किसी भी तरह के दबाव को रद्द कर दिया। मगर कॉन्फ्रेंस से साबिक वज़ीर आज़म और नून लीग के कायद नवाज शरीफ के खिताब की वजह से तनाज़ा खड़ा हो गया। इख्तितामी सेशन से नवाज शरीफ की तकरीर पर हुकूमत ने इस कॉन्फ्रेंस को एक खास एजेंडे पर मबनी करार देकर उसके मुंतज़मीन पर तनकीद की। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कॉन्फ्रेंस में शिरकत से इनकार कर दिया और उन्होंने अपने ट्वीट में सुप्रीम कोर्ट बार को मशवरा दिया कि सुप्रीम कोर्ट बार को न्यूट्रल रहना चाहिए, सिर्फ इस सूरत में ही वकला कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ऐसी कॉन्फ्रेंस जिससे चीफ जस्टिस और सीनियर जजेस ने खिताब किया हो, उसका इख्तिताम एक इश्तिहारी की तकरीर से होना जजेस और अदलिया की तौहीन के अलावा कुछ नहीं है। वज़ीर आज़म की मुशीर बराए एहतसाब व दाखिला
शहजाद अकबर ने भी अपने ट्वीट में कॉन्फ्रेंस के मुंतजमीन की गैर जानिबदारी पर सवाल उठा दिया था। और आज इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने वजाहती प्रेस रिलीज जारी कर दी है, जिसमें लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन समझती है कि कानून की पाबंदी किसी भी जमहूरियत की संग बुनियाद है। कॉन्फ्रेंस के मुकर्रीन को अपने नुक्ता नज़र का इजहार करने के साथ एक अहम और बाज़ औक़ात नापसंदीदा समझी जाने वाली बहस के आगाज़ के लिए मदऊ किया गया था। ताहम सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस ने किसी भी मुकर्रर की राय की तौसीक नहीं की थी, बल्कि पाकिस्तान भर से मुख्तलिफ आवाज़ों को हसास मामलात पर बात करने के लिए प्लेटफॉर्म मुहैया किया गया था। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस के जरिए किसी खास एजेंडे की तरवीज के इल्जामात को सख्ती से मुस्तरद करती है। प्रेस रिलीज के मुताबिक किसी कानून की खिलाफ वर्जी करके किसी को भी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने या बात करने का मौका नहीं दिया गया। पेमरा ने कुछ मखसूस लोगों को टीवी पर ब्रॉडकास्ट किए जाने पर पाबंदी आयद कर रखी है, मगर अवामी इज्तिमात में उन लोगों की तकारीर पर ऐसी कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है। प्रेस रिलीज में मजीद लिखा है कि आज़ादी इजहार राय जमहूरी तरक्की के लिए बहुत अहम है और इसके लिए ज़रूरी है कि तनकीदी और ऐसी आवाज़ें जिनसे हमें इख्तिलाफ हो उन्हें भी सुना जाए। सुप्रीम कोर्ट बार की प्रेस रिलीज में मजीद लिखा है कि आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस तो आसमा जहांगीर के मिशन, विजन और लेगेसी को खराज तहसीन पेश करने के लिए मुनक्किद की गई थी और आसमा जहांगीर वो शख्सियत थी जो अपने बदतरीन दुश्मनों के भी आज़ादी इजहार राय और बुनियादी हुकूक के लिए हमेशा खड़ी हुई। आसमा जहांगीर ने जो भी किया वो उनके गैर मुतज़लज़ल उसूलों पर मबनी था, ना कि शख्सियात पर। वो तो उन मीडिया के इदारों और सियासी जमातों के लिए भी आवाज़ उठाती थी जो माजी में उन पर बदतरीन हमले कर चुके थे। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन आसमा जहांगीर के विजन पर कारबंद है और किसी भी बेबुनियाद और सफ़ाक हमले से खौफजदा नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की प्रेस रिलीज अपनी जगह, मगर हुकूमत ये कहती रही है कि वो शख्स जिसे पाकिस्तान की अदालतों ने मफरूर करार दिया हो उसे टीवी चैनल्स पर आकर अपना मौक़िफ़ पेश करने या इंटरव्यू देने का हक हासिल नहीं है। इस हवाले से पेमरा ने पाबंदी भी लगाई हुई है। मगर दिलचस्प बात यह है कि साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार को भी अदालत मफरूर करार दे चुकी है और उनका भी मौक़िफ़ चलाने पर पाबंदी है। हम उनका इंटरव्यू करके भी आपको नहीं दिखा सकते हैं, मगर जब गुज़िश्ता साल उन्होंने BBC के प्रोग्राम हार्ट टॉक को इंटरव्यू दिया और उन्हें सख्त सवालात का सामना करना पड़ा और हुकूमत को लगा कि ये इंटरव्यू उनके बयानिए के लिए फ़ायदेमंद है, तो इसहाक़ डार का ये इंटरव्यू मफरूर और इश्तिहारी होने के बावजूद सरकारी टीवी पर चलाया गया, बल्कि इस इंटरव्यू का उर्दू में तर्जुमा करके प्राइवेट टीवी चैनल्स पर भी चलाया गया और हुकूमती वज़रा और ख़ुद वज़ीर आज़म इसका बार बार हवाला भी देते रहे। तो मामला किसी मफरूर इश्तिहारी को इजहार राय ना करने देने का है या वो इजहार राय रोकने का है जो हुकूमत को पसंद नहीं। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।